हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का मेरे नए सेशन में। आज के सेशन में हम लोग आप लोगों की रिक्वेस्ट पे या आप लोगों की कह सकते हैं डिमांड पे एक नया क्लास जो है एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं आज। आज जो है आप लोगों की क्लास साइकोलॉजी होने वाली है और साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव। जैसा हमारा पैटर्न चलता आया है, मैं बात कर लूँ पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, उसी हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये सारे पैटर्न जो है साइकोलॉजी की क्लास पे भी लागू होते हैं। और आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर साइकोलॉजी की क्लास लेकर के आइए, तो आप लोगों की डिमांड पे साइकोलॉजी की क्लास आपके सामने है। और जिन बच्चों ने भी कहा था कि मैं सर इतने बच्चों को लाऊंगा, उतने बच्चों को लाऊंगा, मुझे याद है, यहाँ मैं आपके नाम नहीं लूंगा, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं टेलीग्राम में आपसे पूछूंगा, वहां पे मैं जरूर दे दूंगा कि आप लोगों ने बच्चों को कहा या नहीं कहा। ठीक है। तो आज की साइकोलॉजी की क्लास जो है बहुत मजा आने वाला है और यकीन मानिए बहुत थोड़ा सा ना, एक्चुअली होता है क्या, पढ़ा हुआ नहीं होता, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन समझने में, सब कुछ तैयार करने में लगभग मैंने 1:30 पौने 2 बजे के आसपास एक नोट दिया था इस पे, टेलीग्राम पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि नोट्स आपकी तैयार है, बट है क्या, कुछ त्रुटि थी, कुछ एरर थे, जिसको मुझे सॉल्व करना था और इसके वजह से मैंने वो क्लास आपको नहीं दिया था। तो मॉर्निंग के अलावा, ठीक है, क्लास चलेगी और इसके अलावा आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है, ऐसा मेरी उम्मीद है। बाकी क्लास देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्लास आपको कैसा लगने वाला है। 2024 में जो भी बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में जिनका एग्जाम देना है, उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और पहला चैप्टर है, जैसा कि आपको पता है, पहले चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, यकीन मानिए एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं होगा जो इस सेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। और यह जो है सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बेनिफिट है, जो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड के हो। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। जितना प्यार आप लोग अन्य जो हमारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री की बात कर ले, पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले, ज्योग्राफी की बात कर ले, उतना ही प्यार आप साइकोलॉजी को भी देंगे। और उसके बाद देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पीपीटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि शेड्यूल में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास 8 बजे शाम में होती है, उसका टाइमिंग वही रखा गया है, लेकिन साइकोलॉजी की क्लास 7 बजे सुबह में होने वाली है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। और साइकोलॉजी की क्लास जो होगी मंडे को होगी, थर्सडे को होगी, यानी सोमवार को और गुरुवार को होगी। वहीं मंडे और थर्सडे को पहले ज्योग्राफी हुआ करती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी। इसलिए आप सारे लोग, सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको शेड्यूल ध्यान में रहे कि किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है। आई होप आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शेड्यूल में परिवर्तन है, इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा सेशन अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि नया नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और दूसरे बच्चों को भी पता चलनी चाहिए कि यहाँ पे साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। इसके अलावा हमारे चैनल को जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट लास्ट में कीजिएगा, वो भी कमेंट बॉक्स में कि सेशन आपको कैसा लगा। इसके अलावा मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा पीडीएफ के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबकी कुछ क्वेरी रहती है, वहां पे मैंने कमेंट सेक्शन ऑन कर दिया है, तो सारे बच्चे कमेंट करके कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, या जिनको जो कहना होता है वो कहते हैं। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं सारे कमेंट आपके देखता हूँ। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। ठीक है, एक मिनट, व्हाट इज दिस, बिल्कुल, चलिए। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चों का पढ़ा हुआ होगा, और नहीं पढ़ा हुआ होगा तो नोट्स जरूर बनाइएगा। हालांकि आप लोगों की डिमांड रहती है पीडीएफ की, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा इसका, ठीक है, लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है, पास एलॉन्ग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, बीने परीक्षण, और चौथा है ए और बी दोनों, यानी कि पास अलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो दोनों के दोनों शाब्दिक परीक्षण जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत दोनों के दोनों आते हैं, पास अलोंग और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आपको बहुत ज्यादा इसमें
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग खुद नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। क्या है? संज्ञानात्मक तत्व है, भावनात्मक तत्व है, स्मृति तत्व है, या फिर व्यवहार परक तत्व है। क्या पूछ रहे हैं? मनोवृत्ति तत्व नहीं है। तो मनोवृत्ति तत्व कौन सा हो जाएगा? स्मृति तत्व जो होता है यह मनोवृत्ति तत्व नहीं होता है। ठीक है, जो यादें होती है मनोवृत्ति तत्व नहीं होती है। हालांकि जब आप डिटेल में सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे, और यकीन मानिए बिना पढ़े हुए बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि एटलीस्ट आप एक बार कम से कम एक बार आप एनसीईआरटी की बुक जरूर उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। आधे घंटे या 1 घंटा लगेगा आपको एक चैप्टर पढ़ने में, आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। और होगा कैसे कि आपका सारा कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावे जो है कंसेप्ट क्लियर होगा, और इसके अलावे आपको क्वेश्चन आंसर भी काफी अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा था? 2023 में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। किन्होंने कहा था? बीने ने, वेस्लर ने, टिचनर ने, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम है जैसे आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। बहुत इजी नहीं होने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बट बी पेशेंस, धैर्य रखिएगा। बिल्कुल जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, बी पेशेंस, धैर्य रखिए, और सारे क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको करवा रहा हूँ याद कर लीजिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा अंक आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा अंक आप एग्जाम में ला सकते हैं। तो किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा था? यह बीने ने कहा था। किन्होंने कहा था? बीने नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया? ये बुद्धि का जो पास मॉडल है, PASS। ठीक है, क्या है? PASS, P फॉर प्लानिंग, A फॉर अटेंशन, यहां मैं लिख देता हूं, A फॉर अटेंशन, S फॉर साइमल्टेनियस, इसके अलावा एक अगला S है, उसका मतलब होता है सक्सेसिव। पहले प्लानिंग कीजिए, उसके बाद उस पर अटेंशन काम होगा, साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ होती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है पास मॉडल के अंतर्गत। और दूसरा है सक्सेसिव। ठीक है, तो बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया था? बीने, नागलिरी, कार्वी, या जेपी दास। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा जेपी दास। क्या हो जाएगा ऑप्शन? जेपी दास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका हिंदी वर्जन क्या होगा पास का? तो वह भी आगे है क्वेश्चन आंसर के माध्यम में, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट रुक, जस्ट वेट। मनोवैज्ञानिकों ने मुख्यतया कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार कितने प्रकार के बुद्धि होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, या फिर 7 प्रकार के? तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो बुद्धि होती है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सा? एक तो प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है, और तीसरा जो होता है यह सामाजिक होता है। कौन सा होता है? सामाजिक होता है। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जो है यह 3 प्रकार की होती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, इसको हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया था? चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है यह किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो यह 1927 में इन्होंने किया था। यह जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत उन्होंने एक को तो जन्मजात माना, ठीक हो, जो बुद्धि एक होती है जन्मजात होती है, और दूसरा सदा एक समान रहता है। दूसरा क्या है? कि सदा एक समान रहता है। आपको बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए जो साइकोलॉजी है काफी इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है। ठीक है, पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आपको ठीक से पढ़ाया जाए, या आपको ऐसे कोई टीचर जहाँ पढ़ते होंगे अगर आपको ठीक से वो पढ़ाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है साइकोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि है क्या कि हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग जल्दी रिलेट कर पाएंगे उस चीजों में। ठीक है, और जिस चीज में आप जल्दी रिलेट कर पाइएगा वो चीजें आपको सीखने के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जहां भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे
अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, काफी अच्छे से अगर टीचर होंगे पढ़ाने वाले तो साइकोलॉजी आपको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत 2 नंबर में पूछता भी है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत एक्चुअल में क्या है और किसने प्रस्तुत किया था। तो स्टर्नबर्ग ने। किसने किया था? स्टर्नबर्ग नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ही किया था। ठीक है, त्रिपाचीय में एक तो होता है घटकीय, एक तो होता है घटकीय, दूसरा होता है अनुभाविक, दूसरा होता है अनुभाविक, एक घटकीय, दूसरा अनुभाविक और तीसरा सांदर्भिक। हाँ, थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजी में अगर आप टर्म याद कीजिएगा तो टर्म जो याद कीजिएगा वह इंग्लिश में याद कीजिएगा, लेकिन उसको समझिएगा हिंदी में। इंग्लिश में याद करना है, इंग्लिश में याद करना है, और समझना कैसे है? समझना आपको हिंदी में है। ठीक है, समझना आपको, समझना जो है आपको यह हिंदी में है। जैसे जैसे कि जैसे आईक्यू हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इस शब्द से हम लोग बहुत ज्यादा परिचित हैं। आईक्यू का अर्थ होता है इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि कितनी है उसको मापने का एक पैमाना है, एक तरीका है। लेकिन हिंदी में इसको लब्धि बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि कहते हैं, आपके बुद्धि लब्धि कहते हैं। इसलिए हिंदी के शब्द थोड़े से असहज हो सकते हैं हमारे लिए साइकोलॉजी में खासकर। इसलिए आप जो याद करिएगा टर्म वह इंग्लिश में याद करिएगा, सीख भी लीजिएगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश वाला ज्यादा बेटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। साइकोलॉजी के लिए मेरा ये जो है एडवाइस रहेगा आप लोगों के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1980, 1985, 1990 या फिर 1995? तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का जो त्रिपाचीय सिद्धांत है यह प्रस्तुत किया था 1985 में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? बीने एक वैज्ञानिक थे, साइमन भी एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने सबसे पहले, ये दोनों साथ मिले और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है यह कब किया था? यानी कि किस प्रकार से बुद्धि की परीक्षण की जा सकती है, किसी व्यक्ति का बुद्धि कितना है, कम है, ज्यादा है, इसका इनका निर्माण जो है साइमन और बीने ने किया था पहले। और कब किया था? 1850, 1905, 1995 या फिर 1800 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा? बहुत लेट में आकर, बहुत लेटेस्ट, ये जो आईक्यू का कंसेप्ट है बहुत लेटेस्ट हुआ था, करीब 1905 ईस्वी में हुआ था। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा क्या हो सकता है कि नाम आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो है यह 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बहुत जगह पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन 3-4 बुक से पढ़ने के बाद मैं कंफर्म हुआ हूं, और इसीलिए क्वेश्चन की सत्यापिता, जो क्वेश्चन का जो कितना सही है कितना गलत है, तो 100% क्वेश्चन सही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और एक बच्चा, क्या नाम है उसका, नाम नहीं लूंगा, एक बच्चा कह रहा था कि सर हिस्ट्री की जो क्लास हुई थी उसमें 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो गलत बता रहा था। लाहौर की एक घटना होती है जहां पे इब्न बतूता एक 12 वर्षीय बालिका को देखता है, जो विधवा रहती है उसको देखता है कि उसको सती बनाया जाता है जबरदस्ती। तो यह इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया है। ठीक ना, ये इसने बर्नियर ने नहीं बताया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे हैं आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न हुए थे, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। नाम क्या था? विलियम स्टर्न। इन्होंने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, जिसको आईक्यू कहते हैं, बुद्धि लब्धि का अर्थ होता है आईक्यू, आईक्यू इन द सेंस इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कोसेंट, कोसेंट, QUOTI, इंटेलिजेंस कोसेंट, हाँ QUOTETI। एक मिनट एक मिनट, क्या हो जाएगा? TIENT, इंटेलिजेंस कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको बुद्धि लब्धि कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो साइकोलॉजी के टर्म याद करिए वो इंग्लिश में याद कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या है?
कि क्वेश्चन है, एक मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति का बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है, इसका विस्तार क्या होता है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 70 से 79, 20 से 49, 50 से 69 या इनमें से कोई नहीं। जो एक मूढ़ व्यक्ति होता है, जो मूर्ख होता है, जो मूर्ख होता है, ठीक है, यहाँ रहा आपका मूर्ख, ठीक है, ये रहा मूर्ख, इसका 50 से 60 होता है, तो 50 से 69 के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। ये सारे किस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जो आईक्यू है कितनी होती है और किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, किस कैटेगरी में वो आता है, ये सारे चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसका निकालने का पैमाना है, हम आप जनरली नहीं निकाल सकते, ठीक है। जनरली हमारी आपकी बुद्धि कितनी है और हम किस में फॉल करते, किस में आते हैं, यह शायद पॉसिबल नहीं है अभी जानना, क्योंकि इसका कुछ टेस्ट होता है, उस टेस्ट से हमें गुजरना पड़ता है, उसके क्या परिणाम होते हैं हमें देखना पड़ता है। इसके बाद हम जान सकते हैं कि हमारा आईक्यू जो है या कितना है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष, क्या है, एक मिनट, किस वर्ष मोहसिन सामायन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? 2022 में पूछा गया। मोहसिन एक भारतीय वैज्ञानिक हुए, ठीक है, भारतीय मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने कब बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? मोहसिन सामायन नाम था इनका। 1954, 1964, 1953 या फिर 1955? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1954। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1954 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। थार्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, थर्डसन। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था या स्पीयरमैन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी होगा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यह थर्डसन ने किया था। किन्होंने किया था? थर्स्टन, थर्स्टन। अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया? किसने जो आईक्यू है, जो हमने श्रेणी देखी अभी, कौन सा व्यक्ति किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, इसको किसने विभाजित किया था? बी ने, साइमन, या फिर यहाँ तीन वैज्ञानिक का नाम दिया गया, हिलगार्ड, एटकिंसन या फिर एटकिंसन। दो एटकिंसन थे, ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। गिलफोर्ड, गार्डनर, थर्स्टन या इनमें से कोई नहीं। इसको ऑप्शन हो जाएंगे 15 का, 15 का हो जाएगा बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर, बिल्कुल 8 प्रकार का शायद था उनका, हाँ बिल्कुल गार्डनर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ब्लॉक डिजाइन जो परीक्षण है, यह एक क्रियात्मक परीक्षण है। बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण है कि जो युवा तो नहीं, खासकर जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनकी बुद्धि जानने के लिए इस प्रकार का परीक्षण जो है यह किया जाता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसने सृजनात्मक को निम्न तरह परिभाषित किया है? किस तरह से किया है कि सृजनात्मक किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। यह किसने किया? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिंघम, इजरेली, शाइमन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, इजरेली हो जाएगा। क्या होगा? सॉरी, इजरेली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बी ने। 2009, 14, 18 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। बी ने थे, स्पीयरमैन थे, थॉमसन थॉमसन थे या फिर गिलफोर्ड थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ने, सॉरी, आंसर हमारा हो जाएगा बी ने, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादक कौन है? आप संवेगात्मक बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में संवेगात्मक बुद्धि को कहते हैं इमोशनल, इमोशनल कोसेंट। क्या कहते हैं? इमोशनल, इमोशनल कोसेंट कहा जाता है, ईक्यू कहा जाता है, ठीक है।
तो इमोशनल क्वोशेंट का अर्थ सीधा सा समझ आया कि इमोशन से संबंधित है, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि हिंदी में थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक, इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश में थोड़ा सा याद करिएगा। गाल्टन, वुड तथा वुड, सेलोव तथा मेयर, या इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? गाल्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा गाल्टन हो जाएगा, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि का जो पद है यह प्रतिपादन किया, यानी कि इसके बारे में उन्होंने बताया था, गाल्टन साहब ने बताया था। गाल्टन नहीं, माफ कीजिएगा, गाल्टन नहीं होगा, सॉरी, सेलोवे तथा मेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 19 का। 20 का होगा, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? 2009 और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? वेस्लर, गार्डनर, बीने, या इनमें से कोई नहीं। तो वेस्लर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वेस्लर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? 2010, 16 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है, बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था और उसमें बताया था कितने प्रकार के होते हैं, और उस सब में उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था कि किसमें क्या होता है। यह थर्स्टन साहब का है। कितने प्रकार का है, कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं? तो 7 प्रकार के। कितना हो जाएगा? 7 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और मैं खुद को हाइड कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। 2011 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति, सामान्य या औसत या प्रतिभाशाली। तो जिनकी 90 से 100 के बीच होती है, तो 90 से 110 के बीच को औसत बुद्धि, एवरेज कहते हैं, यानी कि सामान्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सारी बातों का ध्यान जरूर रखना। क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 90 से 100 के बीच वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा, एक मिनट, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? 2011, 16, 20 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीने, टर्मन, रेबर, या इनमें से कोई नहीं। किन्होंने कहा था? बीने ने कहा था, टर्मन ने कहा था, रेबर ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं कहा था? रेबर साहब ने कहा था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यह रेबर साहब ने किया था, कहा था। अगला क्वेश्चन है, फिर से ऐड करें। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली, मूढ़, सुस्त या फिर औसत। 12, 18 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। 80 से 89 के बीच है, तो 80 से 90 तक में क्या है? 80 से 90 तक में देखिए तो मंद बुद्धि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मंद बुद्धि, डलनेस। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? प्रतिभाशाली का हो जाएगा 140 से अधिक। मूढ़ यानी कि मूर्ख व्यक्ति का हो जाएगा 50 से 60 या 70 से कम। जो सुस्त व्यक्ति है, डल का अर्थ क्या होता है? सुस्त होता है हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने बुद्धि लब्धि यानी किसने किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? 2012, 15 होगा, 154 नहीं है, 15 हो जाएगा, और 23 हो जाएगा। 2012, 15, 23 में पूछा गया है। बीने, टर्मन, स्टर्न या फिर साइमन। किन्होंने किया था? तो टर्मन ने किया था। किन्होंने? टर्मन ने किया था। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक के नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अगर पॉसिबल हो, ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल कोशेंट से निर्धारित होता है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 60%, लगभग है 70%, 80% या फिर 100%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 70%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, लगभग 70% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 2012 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। लिकर्ट, गैलफोर्ड, थर्स्टन या फिर गार्डनर।
प्राथमिक मानसिक योग्यता इससे पहले भी हो चुका है, अगर आपको ध्यान हो तो गिलफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? जो PAS पास मॉडल के माने प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियसली और सक्सेस, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव, मैंने आपको जो बताया पास मॉडल, यह किस वर्ष विकसित हुआ था? 1984, 1994, 1954 या 1964। मजे की बात क्या है, सबके लास्ट में 4 है। क्या हो जाएगा? 1994। बहुत लेट आकर के हुआ है 1994 में। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइव सेक्शन में कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था? जो या तो मानसिक उम्र, ठीक है, एक तो हाँ बिल्कुल मानसिक उम्र या बौद्धिक उम्र जिसको कहते हैं, 2012 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीने, स्टर्न, टर्मन, चौथा बीने तथा साइमन। ऑप्शन डी हो जाएगा, बीने तथा साइमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बीने तथा साइमन। कहीं कहीं पे आपको इसका ऑप्शन सिर्फ बीने मिलेगा, लेकिन बीने तथा साइमन दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा जाता है? गिलफोर्ड, जेंसर्न, थर्स्टन, बीने, टर्मेनिया, स्टेने। तो किनको कहा जाता है? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा जाता है? बीने, टर्मेन और स्टेने को। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ बीने का नाम दिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ बीने मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये तीनों ऑप्शन ना हो और सिर्फ बीने लिखा हुआ तो आपका आंसर बीने हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जस्ट वेट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जेंसन, स्पीयरमैन, थर्स्टन या फिर गिलफोर्ड। तो हो जाएगा थर्स्टन। कौन सा हो जाएगा? थर्स्टन हो जाएगा, थर्स्टन। अगला क्वेश्चन है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि का चार्ट आपके सामने होना चाहिए, तभी आप पूछ सकते हैं 35 से 49 के बीच। तो कुछ क्वेश्चन पीछे चलते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है पीछे चलते हैं। अगर आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो मैं ये चार्ट यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। ये रहा, ठीक है, और कहाँ गया? ये रहा। चलिए, ये मिल गया आपको चार्ट, और मैं कर रहा हूँ खुद को हाइड, ठीक है। अब बताइए, 35 से 49 पूछा गया है, तो 35 से 49 देखिए तो 20 या 25 से 50 तक, 20 या 25 से 50 तक क्या हो जाएगा? 35 से 49 इसी के बीच में आ जाएगा। अल्पमति, इम्बेकाइल, सौम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? आपके हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका हो जाएगा, इसके हिसाब से, हालांकि यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसका आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक दुर्बलता, यानी कि हम उसको प्रशिक्षण दे करके हो सकता है उसकी आईक्यू में कुछ इजाफा कर पाए। अगला क्वेश्चन है, हमारा, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो मनोविज्ञान की किताबें लिखते हैं, जो उस पर सर्च करते हैं, सामान्य कौशल में, प्रशिक्षणात्मक कौशल में, विशिष्ट कौशल में, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेक्षणात्मक कौशल। क्या हो जाएगा? प्रेक्षणात्मक कौशल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? गार्डनर ने बुद्धि की 8 श्रेणी के बारे में बताया गया है, लेकिन जिसमें से एक यहाँ पे नहीं है, वो क्या हो जाएगा?
जी फैक्टर जी कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी कारक, जी फैक्टर। ठीक है, और ये जी फैक्टर किन्होंने दिया था? जी फैक्टर और एक एस फैक्टर था। ठीक है, स्पेशल फैक्टर, यह दिया था किन्होंने? यह स्पीयरमैन ने दिया था। किन्होंने? स्पीयरमैन ने दिया था, गार्डनर साहब ने नहीं दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? 2014 और 22 में पूछा गया। PASS पास मॉडल। ठीक है, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड इसके अलावा सक्सेसिव। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, जो होता कैसे है, हिंदी में इसको बोलते हैं सबसे पहले अराज या अटेंशन। ठीक है, उसके बाद साइमल्टेनियस, उसके बाद सक्सेसिव, और इसके बाद प्लानिंग। तो ASSP यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाव प्रबोधन या अवधान। दूसरा सहकालिक तथा अनुक्रमिक प्रक्रमण, और उसके बाद योजना हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना टफ होता है हिंदी में याद करना और इंग्लिश में समझना कितना आसान है, कितना आसान है। प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस, और इसके अलावा क्या? इसके अलावा सक्सेसिव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। गिलफोर्ड ने, जेंसन ने, गार्डनर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बुद्धि संरचना मॉडल जो विकसित किया था यह गिलफोर्ड ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता? इमोशनल क्वोशेंट में किसे नहीं रख सकते? अपने संवेगों की सही जानकारी, अपने इमोशंस की सही जानकारी रखा जा सकता है ना। स्वयं को प्रेरित करना, ठीक है, यह भी तो हम अपने इमोशन से करते हैं। दूसरों को धमकी देना, इसको नहीं रखा जाएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? नहीं रखा जाता, तो दूसरों को धमकी देना इसमें नहीं रखते हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है, साधारण मानसिक दुर्बलता। अगले क्वेश्चन पे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? 2017, 11 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। चार्ल्स स्पीयरमैन, बीने, इनमें से कोई नहीं, या रेबर। किन्होंने किया था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था द्विकारक सिद्धांत को। एस फैक्टर और जी फैक्टर जो मैंने आपको बताया है ना, एस फैक्टर और जी फैक्टर, ठीक है, यह चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा भी जस्ट डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया? बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन, बीने, रेबर या स्पीयरमैन? तो क्या हो जाएगा? थर्स्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नाम याद रखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ऐसे घुमाइए और सब कुछ याद हो जाएगा। नाम ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार पढ़िए इसको, नोट्स बनाइए और तब जाके बार बार पढ़िए, मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? देखो मैं कॉपी करके पेस्ट करके आ रहा है यहाँ पे। क्या? नहीं नहीं नहीं, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? आप मुझे जस्ट वेट, चलिए अब आपको पता चल जाएगा। 25 से नीचे जो बुद्धि लब्धि है उसको किस वर्ग में रखते हैं? जो आईक्यू है 25 से नीचे, किस वर्ग में उनको हम रख सकते हैं? मूर्ख, छीन बुद्धि, अल्पमति, जड़ बुद्धि। 20 या 25, 20 या 25 से कम, क्या जड़ बुद्धि या महामूर्ख, जिसको इडियट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इडियट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? जड़ बुद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, वुंट कहाँ के रहने वाले थे? क्या पूछ रहा है? वुंट जो है यह कहाँ के रहने वाले थे? वुंट कहाँ के रहने वाले थे? और वुंट जो रहने वाले थे यह जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, क्या हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है। वेस्लर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया? 1964 में, 1963 में, 1961 में, या फिर 1955 में? वेस्लर का वयस्क बुद्धि परीक्षण यानी कि जो वयस्क लोगों पे किया गया था वह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पास एलोंग परीक्षण कौन किया था, अलेक्जेंडर, बीने, स्पीयरमैन या फिर गार्डनर। तो पास एलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण कहलाता है। वह वाला पास नहीं है, यह पास नहीं समझिएगा, यह पास एलोंग परीक्षण दूसरा है, ठीक है, वह पास नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की थी और कहां पे की थी, लंदन में की थी। कहां पे किया था उन्होंने, लंदन में। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1882, 1883, 1884 या फिर 1885। तो क्या हो जाएगा, 1882 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, गार्डनर साहब ने जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अभी तक कुल 8 प्रकार के बुद्धि की पहचान कर ली है। कितना हो जाएगा, 8 प्रकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है, बुद्धि, सूझ, अभिक्षमता या फिर सृजनशीलता। क्या कहेंगे, जो नए एवं मूल्यवान विचारों की जो क्षमता होती है उसको सृजनशीलता, सृजित हो रहा है ना विचार, सृजित हो रहा है, सृजनशीलता। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से ऐड करें, चलिए कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है, मानसिक आयु मेंटल एज, वास्तविक आयु एक्चुअल एज, ठीक है, एक्चुअल एज अगर लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है। अगर देख लीजिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जस्ट मैं आपको अभी बताता हूं, एक मिनट। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है आईक्यू का, आईक्यू जो होता है यह होता है बौद्धिक बौद्धिक आयु, उसके बाद वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की आईक्यू जो है ऐसे ही ज्ञात की जाती है। तो क्या पूछ रहा है कि इससे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मानसिक आयु जिसको मैंने बौद्धिक आयु कहा और वास्तविक आयु लगभग बराबर हो, अगर लगभग बराबर होगा, बौद्धिक आयु भी मैं मान लूं किसी व्यक्ति की कितने साल है, 40 साल है, और उसकी वास्तविक आयु भी क्या है 40 साल है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 से 100 कट गया, बचा 100। साल में भी आप निकाल सकते हैं और मंथ में भी निकाल सकते हैं। अगर साल में बौद्धिक आयु होगा तो वास्तविक आयु भी साल में ही होगा, ठीक है। ईयर में होगा तो यह भी ईयर में होगा, और 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 यदि अगर ये मंथ में होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, मंथ में ही होगा। तो मैंने 40 निकाला, इसके अलावा आप किसी और भी इस पे निकाल सकते हैं। तो क्या आया, 100 आया। अब देखते हैं 100 जो है यह किस में फॉल करता है, 100 किस में आता है, ठीक है। 100 जो देखिए, एक मिनट, 100 किस में आता है, 90 से 110 के बीच औसत बुद्धि क्या है, एवरेज, क्या है, एवरेज है। 90 से 110 के बीच होगा ना, तो सामान्य बुद्धि व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां कितनी है, सॉरी, और बी पेशेंस, पेशेंस बना के रखिए। साइकोलॉजी आपने कहा है अच्छे से पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके पढ़ाऊंगा लेकिन ठीक से पढ़ाऊंगा, गलती नहीं पढ़ाऊंगा। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां कितनी है, 180, 120, 100 या फिर 150। कहीं कहीं पे आपको 150 मिलेगा, बट गलत आंसर है। क्या है, वह 180 है। क्या था, 6 इंटू 5 इंटू 6 था। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 6 इंटू 5 पहले करता हूं तो 30 होता, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 हो जाता है, ठीक है। ये बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां थी किसकी, गिलफोर्ड की, तो 180 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं 1, 3, 2 या फिर 4। स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि के तत्व होते हैं यह होते हैं 2। कौन से होते हैं, 2, स्पीयरमैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्धि के योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, याद आ रहा है कुछ, तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया था, याद आया कुछ, याद आया, पास मॉडल है, ठीक है,
पास मॉडल है, कितना टफ है हिंदी में याद करना। जेपी दास, नालगिरी, कीवी, बीने, टर्मन या कब? नालगिरी, बीने या टर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जेपी दास, नालगिरी, नागलिरी और कीवी, या कहीं कहीं पे कीरवी अभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है 2019 में। इससे पहले क्या पूछा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व 2 है और स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी जो है यह 3 है। ठीक है, गाल्टन के अनुसार 8 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से ऐड कर लेते हैं। यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना तथा मासिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, उसका आईक्यू होगा। जस्ट वेट कीजिए, जस्ट वेट। वास्तविक आयु 100 महीना और मानसिक आयु 120 महीना है, तो दोनों महीना में दिया गया है। ठीक है, दोनों क्या दिया गया है? मंथ में दिया गया है। आईक्यू के बारे में पूछ रहा है। जो वास्तविक आयु है, जो वास्तविक आयु है और जो बौद्धिक आयु है या मानसिक आयु, आप जो भी कह लीजिए, बौद्धिक आयु है, तो ज्यादा क्या है? बौद्धिक आयु 120 है, वास्तविक आयु 110 है, और दिया किसमें है? मंथ में ही दिया गया है। क्या है फॉर्मूला? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से 100 गया, बचा कितना? 120। उस व्यक्ति की जो आईक्यू हो जाएगी वह 120 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से देखिए तो 120 कहाँ पे फॉल करता है? 120 कहाँ पे आएगा? 120 से 140, 110 से 120। ठीक है, 110 से 120 तक और 120 से 140। सामान्यतः वह बुद्धि जो आएगा, सामान्यतः मतलब पूछा जो गया है उसका आंसर उसके हिसाब से 120 हो जाएगा, और वह फॉल किस में करेगा? किस में आएगा? वरिष्ठ बुद्धि में भी हो सकता है। ठीक है, या कभी कभी अगर 120 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो प्रखर बुद्धि में भी वह आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मासिक उम्र जो है यह मापक है। मानसिक उम्र जो है यह मापक है। मानसिक उम्र किसमें? मेंटल एज या बौद्धिक उम्र किसमें निकालते हैं? बुद्धि के निरपेक्ष स्तर, वास्तविक आयु, कलानुक्रमिक आयु, या इनमें से कोई नहीं, तो बुद्धि का निरपेक्ष स्तर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला कब और किसने किसने और कब स्थापित की थी? वुंट 1879, गाल्टन 1853, स्पीयरमैन 1873 या फिर बीने 1883। तो क्या हो जाएगा? वुंट हो जाएगा। वुंट हो जाएगा 1879 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के विकसित अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? विभेदन परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? फॉरेन में पहले विकसित हुआ था, भारतीय परिदृश्य में वह विकसित किया है। उन वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। होरेस वालास, जेपी गिलफोर्ड या जे एम ओझा। किन्होंने किया है? जे एम ओझा ने, भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्ति परीक्षण कौन सा है? 2020 में पूछा गया है। बीने साइमन परीक्षण, वेस्लेर का बुद्धि परीक्षण, केटेल बुद्धि परीक्षण, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या? इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 2022 में पूछा गया। उनकी सूझ, उनकी दृढ़ता, उनकी मौलिकता, या उनके संवेगात्मक परिपक्वता। तो प्रतिभाशाली जो बालक है, जो व्यक्ति है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है उनकी सूझबूझ, उनकी समझ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शब्द से किया जाता है। पास एलॉन्ग परीक्षण, घन निर्माण परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, पास एलॉन्ग परीक्षण, घन निर्माण परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास निर्माण परीक्षण, और शायद कोह का घन निर्माण परीक्षण है। यह एक क्रियात्मक परीक्षण है, लेकिन पूछ रहा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं है। प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक होता है, विकलांग बालक एक विशिष्ट बालक होता है, मानसिक दुर्बल बालक एक विशिष्ट बालक होता है, और विशिष्ट बालक क्या है? सामान्य बालक है। नाम से ही पता चलता है सामान्य, इसका विशिष्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आरपीएम किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आरपीएम रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये पढ़ा जहां भी होता है ना, आप वहां पे आपको रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स या जिन्होंने भी जिस प्रकार का बुद्धि परीक्षण किया है, एक दो एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया जा सकता है बहुत अच्छे से, और बहुत मजा आएगा आपको समझने में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, फॉर्मूला ही पूछा गया 2019 और 21 में पूछा गया। आपके ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर करना। बौद्धिक आयु, यथार्थ आयु मतलब बौद्धिक आयु मतलब मेंटल एज, मासिक उम्र, और यथार्थ आयु मतलब जो वास्तविक एज होता है, वास्तविक उम्र होता है, वो मल्टीप्लाई बाय 100। यथार्थ आयु डिवाइडेड बाय बौद्धिक आयु गुना 100, बौद्धिक आयु बट्टे यथार्थ आयु प्लस 100, और या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बौद्धिक आयु, यथार्थ आयु और गुना 100। किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक आयु उसकी उम्र से ज्यादा हो सकती है, उसकी उम्र से कम हो सकती है, ठीक है। और इसका परीक्षण करने का विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीका बताया है, वह करके ही हम या आप अपनी आईक्यू जान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जो भी नए बच्चे हैं। और अब लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। और इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अध्ययन अड्डा ज्वाइन कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।